गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में ब्रायोफाइट में हम पढ़ चुके हैं एल्गी के साथ समानता और असमानता के बारे में, उसके साथ साथ थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में अंतर, और अब टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या क्या अंतर हैं, इनकी समानता हम पढ़ चुके हैं। अब अंतर देखेंगे क्या क्या है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको हम महत्वपूर्ण इसलिए भी बता सकते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट से जो है उससे बाद में विकसित हुए हैं टेरिडोफाइट, यानी टेरिडोफाइट का जो वर्ग है वो एडवांस है दोनों की अगर तुलना की जाए, और ब्रायोफाइटा कैसा है, प्रगत है, यानी ब्रायोफाइटा का विकास पहले हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ब्रायोफाइट प्रथम जो पायोनियर प्लांट हैं वो ब्रायोफाइट ही है, यानी कि अपने आप को स्थल पर स्थापित करने का जो पहला काम किया था वो किसने किया था, ब्रायोफाइट ने किया था। तो इनके अंतर देखिए क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं वो जानेंगे हम। ब्रायोफाइट में जो मुख्य पादप शरीर है वो गैमेटोफाइट होता है। कौन सा होता है, गैमेटोफाइट। जो डोमिनेट स्टेज है लाइफ साइकिल की वो क्या है, गैमेटोफाइट है। किसमें, ब्रायोफाइट में, ठीक है। ब्रायोफाइट में, गैमेटोफाइट में देखिए गैमेटोफाइटा जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि गैमेट्स का निर्माण होता है और मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूजन के बाद उनमें जब निषेचन होगा तो निषेचन के बाद वो जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट में आगे विकास से फिर स्पोरोफाइट का विकास होता है, और स्पोरोफाइट बहुत कम समय के लिए होता है ब्रायोफाइट में। इसके मुख्य लक्षणों में मैंने आपको बताया भी था कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। आर्किगोनियम के अंदर ही जाइगोट का विकास होता है, आगे उससे जो हम कह सकते हैं कि भ्रूण का विकास होता है और फिर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में बीजाणु बनते हैं और बीजाणुओं का परिकीर्णन होता है और बीजाणुओं के अंकुरण के बाद फिर गैमेटोफाइट अवस्था आ जाती है। तो प्रधान अवस्था कौन सी है, वो है गैमेटोफाइट। किसमें, ब्रायोफाइट में। लेकिन टेरिडोफाइट में जो प्रधान अवस्था है वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट अवस्था इसमें प्रधान होती है क्योंकि उसमें जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं, ठीक है। तो जड़ तना पत्ती में वहाँ पर क्या बनेगा, जड़ तना पत्ती के अंदर वहाँ बीजाणुधानियों का विकास होता है, शंकु बनते हैं, उनमें बीजाणुधानियाँ बनती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, मैक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, यानी लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। फिर उनसे फिर संबंधित, यानी लघु बीजाणु है तो मेल गैमेटोफाइट और गुरु बीजाणु है तो फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरह से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अवस्था बाद में आती है। जो शुरुआती और प्रधान अवस्था कौन सी है, स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट जो है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ पर डोमिनेट स्टेज कौन सी है टेरिडोफाइट में, वो है स्पोरोफाइट। इसके बाद है प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी अगर देखें हम तो ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी क्या है, थेलसी प्रकृति की होती है, यानी कि थेलोइड होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट में थेलोइड प्रकृति पाई जाती है प्लांट बॉडी की, थेलस स्वरूप होता है, जबकि टेरिडोफाइट में ये जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है, यानी कि 3 भाग होते हैं इसमें, रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभेदित, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पोरोफाइट जो है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है टेरिडोफाइट में, इसमें थेलसी प्रकृति होती है गैमेटोफाइट की। इसके बाद अगला जो अंतर है वो ये है कि जो रूट्स हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इसमें ब्रायोफाइट में ये एब्सेंट होती है। तो ब्रायोफाइट में ये एब्सेंट होती है, तो ब्रायोफाइट में मैंने बताया था आपको कि राइजोइड्स पाए जाते हैं जो जल का सेवन करने वाले हैं। इसके बाद टेरिडोफाइट में रूट प्रेजेंट होती हैं, तो इसके अंदर रूट पाई जाती हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला जो अंतर आता है वो है वैस्कुलर टिश्यू का। तो वैस्कुलर टिश्यू, तो ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रथम सेवनीय पादप इनको ही बोला जाता है टेरिडोफाइट को, यानी कि प्रथम बार जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू का विकास सबसे पहले कौन से वर्ग में हुआ था, तो वो हुआ था टेरिडोफाइट में, इसलिए इनको बोला जाता है प्रथम सेवनीय पादप। तो इसका मतलब इसमें क्या है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
समझ में आ गई बात, ये है बात। इसके बाद आती है अगला, जो बीजाणुधानियाँ हैं, वो बीजाणुधानियाँ जो बीजाणुधानी बीजाणुभिद है, इसके अंदर देखें और इसके अंदर देखें तो इनमें अंतर क्या है कि जो ब्रायोफाइट में देखें हम तो उसके अंदर बीजाणुधानियाँ ही वास्तव में किसको निरूपित करती हैं, स्पोरोफाइट। तो स्पोरेंजियम देखते हैं क्या है दोनों में, स्पोरेंजियम तो ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट्स में बीजाणु का विकास होता है, ठीक है, क्लियर। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वही बीजाणुधानी होती है, ठीक है। इसी के अंदर क्या है, बीजाणुओं का विकास होता है। लेकिन टेरिडोफाइट में बीजाणुधानियाँ कहाँ बनती हैं, तो स्पोरेंजियम जो है वो स्पोरोफिल पर बनती है। स्पोरोफिल को हम कहते हैं बीजाणुपर्ण, ठीक है। तो बीजाणुपर्णों पर बीजाणुधानियों का बनती है, ठीक है। तो स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट में बीजाणुधानियों का विकास कहाँ होता है, बीजाणुपर्णों के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्पोरोफाइट में बीजाणुओं का विकास होता है, तो ये अंतर है। इसके बाद टेरिडोफाइट और जो ब्रायोफाइट में, उसमें अगला अंतर क्या है, तो वो है बीजाणु के आधार पर, ठीक है। स्पोर्स के आधार पर देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होमोस्पोरिक होते हैं, ठीक है। होमोस्पोरिक, क्लियर। इसको हम समबीजाणविक भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समबीजाणविक, यानी सारे बीजाणु एक ही जैसे होते हैं, एक ही प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हेटेरो स्पोरिक होते हैं, ठीक है, यानी विषम बीजाणविक होते हैं। विषम बीजाणविक इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखें हम तो लघु व गुरु बीजाणु दोनों बनते हैं और इसमें केवल एक ही प्रकार का बनता है। ब्रायोफाइट में एक ही प्रकार के बनते हैं, जबकि हेटेरो जो स्पोरिक है उसके अंदर विषम बीजाणुविक प्रकृति पाई जाती है, यानी कि लघु और गुरु बीजाणु दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद है जो टेरिडोफाइट है और ब्रायोफाइट में जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो जनरेशन है पीढ़ी के आधार पर देखें हम तो पीढ़ी का अंतर ये है इसमें कि जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट वो गैमेटोफाइट पर, यानी जो युग्मकोद्भिद है उस पर निर्भर होता है, ठीक है, निर्भर होता है या आश्रित होता है, ठीक है, आश्रित भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें हम तो दोनों ही स्वतंत्र अवस्था है, ठीक है, यानी स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों स्वतंत्र अवस्था है या स्वतंत्र पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे पर ये आश्रित नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है, जाइगोट आर्किगोनियम में बनता है और वहीं पर वो परिवर्धित होता है, तो उसको भ्रूण को बनने वाले भ्रूण को पोषण जो है वो गैमेटोफाइट यानी कि आर्किगोनियम से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर है, लेकिन टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए जो मेल गैमेट से संबंधित जो अंतर है वो क्या है, तो मेल गैमेट से संबंधित अंतर ये है कि ब्रायोफाइट में ये हमेशा कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। गैमेट्स जो बनते हैं मेल वो ब्रायोफाइट में कैसे बनते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है, हमेशा कैसे बनते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट में देखें तो ये बाई और मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी बहुकशाभिकी होते हैं, दो कशाभिकाएँ भी हो सकती हैं और बहुकशाभिकी अवस्था भी इनके अंदर पाई जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं अंतर, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक दो और बच्चे हैं फिर बताता हूँ। जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पहला अंतर है उसकी प्रधान अवस्था से संबंधित जो प्रमुख पीढ़ी है वो क्या है, तो प्रमुख पीढ़ी ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होती है, जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती है,
ठीक है। प्लांट बॉडी या पादप शरीर थैलोइड प्रकृति का होता है ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित होता है। रूट में ये जो रूट्स हैं ब्रायोफाइट में एब्सेंट होती हैं, इनकी जगह राइजोइड्स होती हैं, जबकि टेरिडोफाइट में रूट प्रेजेंट होती हैं। फिर वैस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, क्लियर, और इनके अंदर टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। यहाँ पर अब ध्यान देने की बात यह है कि हम इनको किस में पढ़ते हैं, थैलोफाइटा में पढ़ते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट क्यों है, क्योंकि जो थैलस है वो सारी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी मृदूत की कोशिकाओं से बना हुआ है, और जड़ तनापत्ति भी नहीं है, ठीक है, थैल सी प्रकृति है, तो इसलिए वैस्कुलर टिश्यू का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू का विकास होता है, जड़ और तना और उसके साथ साथ पत्ती, और इन तीनों में ही जाइलम और फ्लोएम बनता है। तो इस प्रकार से ये जड़ तना पत्ती में विभेदित है और ये थैलोइड प्रकृति का है। फिर स्पोरेंजियम जो स्पोरोफाइट है उसी के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है, यानी स्पोरोफाइट एक्चुअल में क्या है, एक तरह की बीजाणुधानी है, किसमें, ब्रायोफाइट में। जबकि टेरिडोफाइट में जो है स्पोरेंजियम स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण पर बनती है। फिर स्पोर्स ब्रायोफाइट में सारे जो बीजाणु हैं वो एक जैसे होते हैं, सम बीजाणुविक अवस्था होती है, जबकि टेरिडोफाइट में कुछ एक को सम बीजाणुविक होते हैं, कुछ को छोड़ करके बाकी अधिकतर कौन से होते हैं, विषम बीजाणुविक होते हैं। फिर है जनरेशन, स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइट पर आश्रित होते हैं, यानी स्पोरोफाइट बीजाणुदानी है, बीजाणुदानी किस पर आश्रित है, युग्मकोद्भिद पर। इसमें कोई किसी पर निर्भर नहीं है, सबकी अलग अलग अवस्था है। तो स्वतंत्र पीढ़ियां हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। मेल गैमेट्स इसके अंदर ब्रायोफाइट में बाईफ्लैजिलेटेड यानी कि द्विकशाभिकीय होते हैं और टेरिडोफाइट में होते हैं ये बाई और मल्टीफ्लैजिलेटेड यानी द्वि और बहुकशाभिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और एक और अंतर इसमें जो है वो देख लेते हैं, वो क्या है। मैं यहाँ पर दो बनाता हूँ आर्किगोनियम, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है दो आर्किगोनियम, क्लियर। देखिए ये बाहर की ओर जैकेट है, इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ जो चीज़ समझाने वाली है वही समझाऊँगा, बाकी कोई ख़ास अंतर है नहीं दोनों में। दोनों की जैकेट बन चुकी है, क्लियर। अब अंतर क्या है, तो मान लो कि ये ब्रायोफाइट की है और ये टेरिडोफाइट की है, क्लियर। तो ब्रायोफाइट में तो हम जानते हैं ऊपर की ओर क्या पाई जाती हैं, कवर सेल्स होती हैं। तो क्या इनमें भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, इनमें भी कवर सेल होती हैं, ठीक है। अब देखिए अंदर का जो भाग है ये तो इसकी ग्रीवा हो गई यानी कि नेक, और ये इसकी क्या है, वेंटर है, ठीक है। ये नेक है ऊपर वाला भाग और ये वेंटर है, दोनों में, क्लियर। तो जो ब्रायोफाइटा की नेक है उसके अंदर ग्रीवा नाल कोशिकाओं की संख्या सदैव कितनी होती है, 4 से 8 तक हो सकते हैं। यानी ये जो कोशिकाएं मैं अभी बना रहा हूँ, इन कोशिकाओं की संख्या जो है वो 4 से 8 तक हो सकती है, किसमें, ब्रायोफाइट में। ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये है नेक कैनाल सेल्स, ठीक है, क्लियर। ग्रीवा नाल कोशिका, और संख्या में कितनी है, ये 4 से 8 तक हो सकती है। लेकिन टेरिडोफाइट में ग्रीवा नाल कोशिका केवल क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। ग्रीवा नाल कोशिका एक ही होती है, ये ग्रीवा नाल कोशिका नहीं है, ये वेंटर कैनाल सेल है, ठीक है। ग्रीवा नाल कोशिका सिर्फ ये है, और ऊपर में इसमें देखेंगे टेरिडोफाइट में तो ग्रीवा नाल कोशिका केवल क्या है, एक ही है। और वहाँ पर भी अगर इक्विसिटम जैसे कुछ पादपों में देखा जाए तो इक्विसिटम में उनकी ग्रीवा नाल कोशिका में एक त्रियक विभाजन होता है, जिससे जो कोशिका है वो 2 हो जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। ये अंतर है अगला, ये लास्ट अंतर था। अब हम चलते हैं, देखिए ब्रायोफाइट का वर्गीकरण कोई खास है नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बाकी की चीज़ें इसके सिलेबस में है भी नहीं, तो हम सीधा चलते हैं मार्केंसिया में। पहले हम मार्केंसिया देखेंगे और उसके बाद हम रिक्सिया देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केंसिया और रिक्सिया वैसे तो दोनों समान हैं, थोड़े बहुत अंतर है दोनों में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो मार्केंसिया के देखिए, पहले हम मार्केंसिएसी के लक्षणों के बारे में देखेंगे क्या क्या होते हैं, जिससे कि मार्केंसिया को पढ़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि जो मार्केंसिया है वो मार्केंसिएसी फैमिली का है, ठीक है, क्लियर। तो इसके मार्केंसिएसी जो फैमिली है उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। लक्षण इसके पढ़ेंगे हम, इस फैमिली के लक्षण है ये, ठीक है, क्लियर। पहला लक्षण को नहीं बता सकते, पहला तो इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग इसके जो मार्केंसिएसी कुल है, इसके अंदर कुल मिलाकर के जो वंश आते हैं वो हैं 23। कितने वंश हैं? 23 जेनेरा हैं और लगभग 250 इसकी क्या है, स्पीसीज़ हैं, क्लियर। ये तो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और इस कुल में प्रमुख जो इसके हैं मेंबर, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे मार्केंसिया है, प्रमुख जेनेरा, तो मार्केंसिया, ठीक है। इसके अलावा प्लेजियो काज़मा, ये भी इसी में आता है। और भी हैं इसमें, जैसे कोनोसिफेलम, ठीक है। तो हम तो क्या है इसके अंदर मार्केंसिया पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें लक्षण अब देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो क्या है। पहला तो इसके अंदर ये है लक्षण कि एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ये समूहों में बनती हैं, ठीक है, समूहों में बनती हैं, क्लियर। दोनों क्या है, समूहों में बनती हैं। अब ये दोनों उपरोक्त दोनों बनती किस पर हैं? तो जो स्त्री पूंधानियाँ हैं वो पूंधानी धर, जो जनन पात्र है, रेसेप्टेकल्स, इन पर बनती हैं, ठीक है। उपरोक्त दोनों रेसेप्टेकल्स, यानी इनको हम जनन पात्र कहते हैं, ये बंध्य होते हैं, ठीक है। इनकी कोशिकाएं जो हैं वो बंध्य होती हैं, तो जनन पात्र पर बनते हैं, ठीक है, क्लियर। उपरोक्त दोनों यानी आर्किगोनियम और जो एंथ्रीडियम है, दोनों समूहों में बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं। उपरोक्त दोनों रेसेप्टिकल यानी जनन पात्र पर बनते हैं। और अब इनके जनन पात्र क्या क्या हैं? तो एंथ्रीडियम का जनन पात्र क्या कहलाता है? एंथ्रीडियोफोर, ठीक है, एंथ्रीडियोफोर पूंधानी धर कहते हैं, यानी पूंधानी धर पर बनती है। और आर्किगोनियम का क्या होता है? आर्किगोनियम का जो जनन पात्र है वो क्या कहलाता है? आर्किगोनियोफोर, ठीक है, यानी स्त्रीधानी धर, ठीक है। एंथ्रीडियम आर्किगोनियम दोनों समूहों में बनती है, दोनों जनन पात्रों में बनती है। बंध्य जनन पात्र होते हैं, सैवरंत होते हैं। और एंथ्रीडियम व जनन पात्र जो एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियम का तो जनन पात्र एंथ्रीडियोफोर कहलाता है और आर्किगोनियम का जनन पात्र कहलाता है आर्किगोनियोफोर, ठीक है। अब देखिए जो जनन पात्र हैं ये बंध्य नहीं होते, सैवरंत होते हैं, ठीक है, बंध्य नहीं होते, ठीक है। और जो जनन पात्र हैं, जनन पात्र पर रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। मार्केंसिएसी कुल में इनके जो जनन पात्र होते हैं उन पर रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। जो इनकी जो स्पोरोगोनियम है, देखिए स्पोरोगोनियम मैंने आपको मार्केंसिया की संरचना बना के बताई थी। तो जो कैप्सूल है स्पोरोगोनियम, ठीक है,
कैप्सूल में बनती है, क्लियर। वह इलेटर्स भी बनते हैं, इलेटर्स भी बनते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण है बहुत, इलेटर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, जबकि रिक्सिया में इलेटर नहीं होते हैं। तो बहुस्तरीय भित्ति होती है, इस तरह से गोला होता है संपुटिका, और इसमें इस प्रकार से इसकी भित्ति पाई जाती है। तो बाहर की ओर भित्ति है और अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं, ये इस प्रकार से क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, और ये इसके इलेटर्स हैं। मैंने आपको डायग्राम में बताया हुआ है। जो स्पोरोगोनियम है उसके 3 भाग होते हैं। तो ये तो हो गया इसका कैप्सूल, और उससे ऊपर की ओर देखें, यहाँ पर क्या होता है इसका, यहाँ पर इसका होता है सीटा भाग, और फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता है, फुट भाग, ठीक है। फुट, सीटा और कैप्सूल 3 भाग होते हैं, यही याद रखना है। मार्केंसियेसी कुल में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। इसके अलावा और इसमें क्या है, तो थैलस की आंतरिक संरचना जो है उसमें संचयन और स्वांगीकरण क्षेत्र पाए जाते हैं। स्वांगीकरण क्षेत्र का मतलब होता है, यानी थैलस जो है वो 2 भागों में विभक्त है। एक भाग स्वांगीकरण क्षेत्र कहलाता है, उसके अंदर भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा भाग संचयन क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर बने हुए भोजन को स्टोर किया जाता है, वहाँ पर उसका संचयन किया जाता है। आगे चलते हैं और अब मार्केंसिया की शुरुआत कर लेते हैं। तो मार्केंसिया देखिए, पहले हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन, तो प्लांट में आता है ये, ठीक है। तो इसका किंगडम क्या हो गया, किंगडम हो गया इसका प्लांटिंग, क्लियर। फिर आता है डिवीज़न, तो डिवीज़न किस में आता है, ये ब्रायोफाइट में आता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, क्लियर। तीसरा जो है इसे वो आता है इसका वर्ग, तो इस किसके वर्ग का नाम है, क्लास जो है इसकी वो क्या है, हिपेटिकोप्सीडा, ये इसकी क्लास है, हिपेटिकोप्सीडा इसकी क्लास है। फिर ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है इसका मार्केंसियलीज। फिर है फैमिली, तो फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, मार्केंसिएसी। और फिर जीनस, और जीनस क्या हो जाएगा इसका, मार्केंसिया, ठीक है। ये है इसके अंदर इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। मार्केंसिया का जो नाम है वो किसने दिया था, ये देख रहे, ध्यान रखना है आपको, बस इसमें ये ध्यान रखना है, बाकी तो याद हो जाएगा। हिपेटिकोप्सीडा इसकी क्लास जो है वो याद रखनी है आपको। मार्केंसिया जो नाम है वो एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, निकोलस मार्केंट, उसके नाम पर रखा गया है। जो निकोलस मार्केंट है ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। इसके नाम पर कौन सा नाम रखा गया है, मार्केंसिया, ठीक है। आप देख सकते हैं IA और लगा है, बस बाकी सारा वही है, उसका ही नाम है। इसकी लगभग देखिए 65 जातियां पाई जाती हैं, 65 स्पीसीज मार्केंसिया की ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती हैं। और इन 65 जातियों में से लगभग 12 से 15 जातियां जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, इन इंडिया, ठीक है, भारत में पाई जाती है 15 से। कुछ इसकी जातियां जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मार्केंसिया इंडिका, ये इम्पोर्टेंट है। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्केंसिया पामेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पामेटा, मार्केंसिया पामेटा, ठीक है। और भी हैं, जैसे असामिका है, आसाम में पाई जाती है, और गैमिनेटा, तो जैसे मार्केंसिया असामिका, मार्केंसिया गैमिनेटा, ये इसकी कुछ और जातियां हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मार्केंसिया पोलिएशिया, ये भी इसकी एक जाति है। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा जो है वो व्यापक रूप से पाया जाता है, और इसके अंदर देखिए
जातियाँ जैसा कि 10-12 जातियाँ ही हैं और इसमें से 5-6 अगर आप याद रख लेते हो तो आपके लिए बहुत है। ज़्यादातर 2 या 3 जातियाँ एग्ज़ाम में पूछ भी ली जाती हैं। मार्केंसिया की 2 जातियों के नाम लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो जातियों के नाम आपको याद रहने चाहिए, कम से ज़्यादा नहीं तो 2-4 तो याद कम से कम रहने ही चाहिए। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं इसके अंदर, ये तो जातियाँ हो गई। और दूसरी बात अब इसमें आवास और वितरण की करते हैं। आवास और वितरण किस प्रकार का है इसका, जातियों के नाम आपने देख लिए होंगे अच्छी तरह से। तो आवास के अंदर अगर हम देखें, जो मार्केंसिया है उसका आवास किस प्रकार का है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये ज़्यादातर आर्द्र व नम छायादार स्थानों में पाया जाता है। यानी कि आर्द्र व छायादार नम स्थानों में पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही बहुत है, ये इसी में सब कुछ आ जाता है। पॉलीमॉर्फा जो है सबसे व्यापक है और उन स्थानों पर उगता है ज़्यादातर पॉलीमॉर्फा जहाँ पर वनस्पति क्या है, जल जाती है। ठीक है, पॉलीमॉर्फा जो है वो ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ पर वनस्पति, पहले की जो वनस्पति है वो ख़त्म हो चुकी है, जल जाती है, तो वहाँ पर विनाइट्रीकरण हो जाता है और इसकी वजह से, नाइट्रीकरण की वजह से वहाँ क्या होता है, इसका निर्माण होता है। कौन सी जाति का, पॉलीमॉर्फा का। ठीक है, ये याद रखना है। जो पॉलीएशिया जाति है वो आर्द्र चूने के पत्थरों पर पाई जाती है। तो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा ये तो सामान्य जाति है। ठीक है, क्लियर। मार्केंसिया पॉलीएशिया ये कहाँ पाई जाती है, आर्द्र चूने पत्थरों पर। ठीक है, वहाँ पर उगती है ये, जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चूने के जो पत्थर होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा डोमीजेनेंसिस है एक जाति, वो चिकनी मिट्टी पर पाई जाती है। मार्केंसिया डोमीजेनेंसिस ये जो है वो चिकनी मिट्टी पर पाई जाती है, क्ले मिट्टी पर पाई जाती है, चिकनी मिट्टी पर। ठीक है, इसके अलावा और भी जातियाँ हैं, कैल्शियमी चट्टानों पर भी पाई जाती हैं। यही वाली चिकनी मिट्टी आ गई बात, वैसे कैल्शियम चट्टानें हो गई। मार्केंसिया की भारत में अगर देखा जाए तो जातियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो अधिकतर जातियाँ जो है हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में अधिकतर हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे मसूरी, शिमला, नैनीताल, ये भी पाई जाती हैं। 8000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, 8000 फुट की ऊंचाई पर मार्केंसिया पाया जाता है और राजस्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है, मार्केंसिया की कोई जाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में मार्केंसिया नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी बाह्य आकार के बारे में देखेंगे। थैंक यू।